श्री राहुल शिवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित महाराष्ट्र राज्य में केवल मराठी भाषी लोगों के लिए कास्ट वेरिफिकेशन, कास्ट वैलिडिटी की अनिवार्यता की हुई है। महोदय, बीआरसी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 8 अक्टूबर 2020 को एक सर्कुलर जारी कर महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों को कास्ट वेरिफिकेशन करने के लिए बाध्य किया है। नोटिस में कहा गया है कि 2001 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 23 के नियम संख्या 2 के अनुसार कास्ट वेरिफिकेशन समय पर जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कास्ट वेरिफिकेशन अधिनियम 2001 अधिनियम 2000 के अनुसार सरकार का उल्लेख महाराष्ट्र सरकार है। यह अधिनियम महाराष्ट्र सरकार के आरक्षित पदों के लिए है और केंद्र सरकार पर लागू नहीं है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे का एक परिपत्र दिनांक 17/12/2021 के अनुसार यह सर्कुलर नियम के विरुद्ध है, लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि डीएई मराठी भाषी कर्मचारियों को कास्ट वेरिफिकेशन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि उपरोक्त धाराओं की गलत व्याख्या के जानबूझकर दूर किया जा सके और उन्हें परेशान किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार का जो कास्ट वेरिफिकेशन लेटर है वो केंद्रीय प्रतिष्ठानों में रोजगार के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उन्हें राज्यों के कर्मचारियों को केवल कास्ट सर्टिफिकेट जोड़कर नियोजित किया जाता है और उनकी कास्ट वेरिफिकेशन नहीं होती है। लास्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट जी बीआरसी ने उन मराठी कर्मचारियों को नोटिस दिया है जिन्होंने 35 to 40 साल तक सेवा की है। नोटिस ने कास्ट वैलिडिटी के एक्ट नियम संख्या 4 के संदर्भ में लास्ट के अंत के का एक माहौल पैदा किया है और 500 से अधिक मराठी कर्मचारियों को पेंशन। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया। मैं सबसे पहले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में उन्होंने जो देश के पूरे रेलवे के अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का जो कार्य किया है वो सराहनीय है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसके साथ ही मैं अपने लोकसभा क्षेत्र कैथल के अंदर एक शहर के बीचों बीच एक आईसी नंबर 30 फाटक है और एक आईसी नंबर 31 फाटक है। हाल ही में ही रेलवे विभाग ने इस एक आईसी नंबर 31 फाटक को बंद कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस फाटक के दोनों तरफ घनी आबादी है और रेलवे लाइन के एक तरफ जहां सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहीं दूसरी तरफ नई अनाज मंडी व मुख्य बाजार है, जिसकी वजह से प्रतिदिन इस फाटक से स्कूल के बच्चे सहित भारी संख्या में लोगों व वाहनों का आवागमन होता है। लेकिन अब इस फाटक के बंद होने से स्थानीय लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष का जो 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल रही है। मेरी क्षेत्र की इन मांगों को भी इसमें सम्मिलित करते हुए माननीय अध्यक्ष जी, फाटक नंबर आईसी 30 और को बंद किए गए फाटक नंबर आईसी 31 के बीच में एक लो हाइट सबवे, कम ऊंचाई का सबवे का निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ के लोगों की और छात्रों की समस्या का समाधान हो सके। बहुत Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter, a heinous crime committed by the goons of the Students' Federation of India in Trivandrum Government Law College. Sir, a girl student was brutally beaten up. Kerala Students' Union KSU unit president Safna and her colleagues were very brutally beaten up by the SFI Gundas in the state, sir. Sir, Students' Federation of India in Kerala should be banned like a terrorist organization, because the number of crimes committed every day by this particular organization is unimaginable, sir. The state government, with the help of the state government, the students are ganged and beating the opposite parties. Students who doesn't believe in their left ideology has been brutally and massively attacked, sir. See, government should take proper action. I urge the central government to intervene in this matter, sir. Thank you. श्री दिलीप सैकिया जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आने वाला होली के लिए
सभी देशवासियों को मैं होली का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगलदय और मेरा होम टाउन जो है नलबारी, बर्थ प्लेस नलबारी है मेरा। खगरा पर मेरा रेलवे स्टेशन है। NH 37 से मेरा गांव के तरफ जहां मेडिकल कॉलेज का काम संपूर्ण हो गया है, नलबारी मेडिकल कॉलेज, वहां तक कोई फ्लाईओवर नहीं है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं, डिमांड करता हूं, खगरा पर रेलवे स्टेशन में एक रेलवे फ्लाईओवर बना दिए। दूसरा, NH 37 नलबारी से होकर के गुजरता है, कामरूप होकर के गुवाहाटी। NH 37 में गणेश मंदिर, नलबारी टाउन घुसने वाला वो गणेश मंदिर, फिर बायहता सारियली, दो जगह में कोई हाईवे फ्लाईओवर नहीं है। NH 37 है, वहां पर 2 फ्लाईओवर बनाया जाए, यही आपसे मेरा निवेदन है रेल मंत्री और पथ परिवहन मंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके नजर में एक अपना क्षेत्र का बात उठाना चाहूंगी। हमारे आरामबाग लोकसभा क्षेत्र जो है हमेशा बाढ़ आते हैं और इस साल जो है 2021 में एक साल में 3 बार बाढ़ आ चुके हैं और हम चाहते हैं, हमारे आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये दरखास्त है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो भी पिछड़े क्षेत्र है इसमें नंबर्स बढ़ाए जाएं और इसके राशि को बढ़ाए जाएं। और तीसरी मांग है कि इसमें जैसे केंद्रीय विद्यालय के कुछ हम लोगों को कूपन दिए जाते हैं, हर एमपीज को प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ कोटास दिया जाए ताकि हम लोग भी जब क्षेत्र में जाते हैं पिछड़े जगह पर तो वहां पर हम लोग किसी का मदद कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा भारत अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के कारण पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। हमारी कला और संस्कृति और कलाकारों इसका आधार है। दुनिया के जिस देश में संस्कृति और कला की उपेक्षा की है उस देश का पतन ही हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ विश्व ने काशी में भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता की अद्भुत छटा देखी। मेरा ये महोदय कहना है कि कला क्षेत्र की और कलाकारों की कुछ गंभीर समस्याएं हैं। मैं स्वयं कलाकार होने की वजह से मैं बहुत ही चिंतित हूं उन लोगों के लिए। हमारे देश के लोग शास्त्रीय और अन्य विधा के कलाकारों का अस्तित्व संकट में है। कोरोना महामारी की वजह से भी गंभीर आर्थिक उनका मुश्किल सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी जीविका के लिए अपनी कला छोड़कर दूसरे छोटे छोटे काम करने पर मजबूर हुए हैं। मेरी सरकार से यही मांग है कि संस्कृति के वाहक इन कलाकारों के लिए आर्थिक सहायता व्यवस्था की जाए, उनके पेंशन की व्यवस्था हो सके। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2017 में कला और कलाकारों से संबंधित सूचना इकट्ठा करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग की योजना शुरू की हुई थी। कला और कलाकारों के संरक्षण के लिए इस अच्छी पहल थी है, जिसके तहत ब्लॉक स्तर तक इन कलाकारों की सूचना इकट्ठी की जानी थी। लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग की योजना को संसाधन के अभाव में बंद कर दिया गया है। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करती हूं कि इस योजना को उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। सर, medical insurance has become a necessary and a must-have protection for all in India, mainly because of the high cost of treatment. However, imposition of 18% GST make them very expensive and puts the burden on the already meager income group. Providing affordable quality medical care to the citizens is the fundamental duty of the government, but it is failing in providing so, and on top of that, imposition such high GST on insurance. For a premium, so this dual burden is literally leaving the people in a difficult position. For a premium of rupees 15,000, the final premium is amounting to around rupees 18,000 because of GST. This in turn is even higher by 10 to 25% if the insurer has pre-existing disease. Just imagine the pressure on the pocket. Sir, I request to the government and as well as the finance minister
to remove the burden of GST on medical insurance, Shri Sanjay Seth ji. sir, at least Please. bring it down to the lowest slab, that is 5%. Okay. Thank you, sir. संजय सेठ जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान झारखंड के ऐसी 40,000 स्वास्थ्य सहियाओं की ओर दिलाना चाहता हूं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी रही, चाहे कोरोना काल रहा हो, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, उन्होंने अथक मेहनत की, गांव-गांव जाकर कोरोना के मरीज को ढूंढना, उनकी सेवा करना, उनको अस्पताल पहुंचाना, टीकाकरण में भी उन महिलाओं ने गांव, टोला, नदी, नाला, पहाड़ पर जाकर टीकाकरण किया। ऐसी 40,000 स्वास्थ्य सहियां, लेकिन उनको कोई इंसेंटिव तो मिलता है, कोई मानदेय नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार को मानदेय कैसे मिले इन स्वास्थ्य सहियाओं को, इस पे पहल करनी चाहिए। दूसरा, इन स्वास्थ्य सहियाओं को, इनके पास कुछ नहीं था, मैंने अपनी तरफ से रांची लोकसभा के हजारों स्वास्थ्य सहियाओं को ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर प्रोवाइड किया। मेरा यह आग्रह है, उन महिलाओं को मानदेय के लिए पहल जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। नवसकानी जी प्लीज 45 सेकंड में कोशिश कीजिए। நன்றி அவைத் தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமநாதபுரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ராமநாதபுரம் மாவட்டம், விருதுநகர் மாவட்டம் திருச்சுழி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி விவசாயிகளுக்கு விவசாயம் செய்வதற்கு அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்களிலே கூடுதலான உரம் தேவைப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு ஒன்றிய அரசினுடைய தொகுப்பிலிருந்து சரியான நேரத்தில் கிடைக்கவில்லை. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பின்தங்கிய மாவட்டங்களிலே ஒன்று. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடியிலே உரம் தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையை அரசு அமைப்பதற்கு முன்வர வேண்டும். அதற்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை தூத்துக்குடி துறைமுகத்திலிருந்து கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். எனவே அங்கே அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கும். அரசு இதை பரிசீலித்து அங்கே உரம் தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலை அமைக்க முன்வர வேண்டும். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய தூத்துக்குடியிலே செயல்பட்டு வரக்கூடிய ஸ்பிக் யூரியா தொழிற்சாலையிலே கூடுதலாக உரம் தயாரிக்க வேண்டும். அந்த உரம் தயாரிப்பை அதிகப்படுத்தும் மூலம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலே தங்குதடையின்றி உரம் கிடைக்கும். சாயல்குடியிலே உரம் இருப்பு குடோன் அமைப்பதன் மூலமாக பிற மாவட்டங்களுக்கு அங்கிருந்து உரம் அனுப்ப முடியும். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி கமுதக்குடியிலே இயங்கி வரக்கூடிய ஸ்பின்னிங் மில் நேஷனல் டெக்ஸ்டைல் லிமிடெட் மத்திய அரசினுடைய நிறுவனம். இந்த நிறுவனம் மேம்படுத்தப்படாமல் பழைய நிலையிலே இருக்கின்றது. இதனை மேம்படுத்தி கூடுதலாக விரிவாக்கம் செய்தால் அரசுக்கும் கூடுதலாக வருமானம் பெருகும். சுற்று வட்டார மக்களுக்கு கூடுதலாக வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். எனவே அந்நிறுவனத்தை மேம்படுத்தி விரிவாக்கம் செய்ய அரசு मुनवर जी सम्माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव एवं डीआरएम नागपुर के अधीन स्टेशन डोंगरगढ़ से लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, कैरेज एवं वैगन, पैसेंजर एवं गुड्स पैसेंजर, गार्ड यूनियन के रेलवे कर्मचारियों की संख्या लगातार कम की जा रही है। एक समय बिलासपुर जोन के नागपुर मंडल में रेलवे के कर्मचारियों की संख्या डोंगरगढ़ में ही सबसे अधिक थी, परंतु वर्तमान में कैरेज एवं वैगन आधी से भी कम कर दी गई। टिकट चेकर न के बराबर पैसेंजर एवं गुड्स गार्ड की संख्या 300 से 100 कर दी गई है। लोको पायलट, गुड्स, सहायक लोको पायलट एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या डोंगरगढ़ में 650 से अधिक है, जिनको डोंगरगढ़ से पूरी तरह से खत्म किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महोदय, मेरा निवेदन है कि लोको सेट का स्थानांतरण गोंदिया न करते हुए यथावत रखकर कर्मचारियों का स्थानांतरण न किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की पूर्ति शीघ्र की जाए, यही आपसे निवेदन करता हूं। जसवीर सिंह गिल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਹੁਣੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਆਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ। श्री ਧੰਨਵਾਦ। संगम लाल गुप्ता जी। धन्यवाद माननीय 45 सभापति सेकंड। महोदय। एकदम संक्षेप में मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के जनपद मुख्यालय पर स्थित रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ जंक्शन 5 वर्षों से प्लेटफॉर्म विस्तार सहित अनेक परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है, किंतु सभी परियोजनाएं गुणवत्ता बेहद खराब, प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण जनमानस में मुझे बहुत ही आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ में विगत 5 वर्षों से विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों के लिए एक विशेष तकनीकी समिति की गठन कर मेरी उपस्थिति में विकास कार्यों को स्थलीय सत्यापन कराकर उससे गुणवत्ता है दोषी सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों और फार्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसकी गुणवत्ता में सुधार कराए जाने की कृपा करें। धन्यवाद जी। I request the government through you to kindly give immediate necessary directions to the banks to quash the foreclosure procedures in Kootikal and Mundakam villages in Kottayam district, Kerala, in my constituency. People in these flood and landslide affected regions have not yet back to normal life as their houses, shops, agricultural land, etc. are washed away in flash floods. It will take years to convert the land into cultivable agricultural land. Therefore, they are not in a position to pay back the loan amount. The banks, including public sector banks, are using private agencies and gundas to force them to repay the loan and revenue recovery procedures. Such kind of activities are inhuman and denial of natural justice. Hence, I request the government to kindly do the needful to waive off the loan amount borrowed or to declare moratorium for the repayment of loans by people, those who lost everything in the repeated natural calamities. In addition to that, the government may introduce a rehabilitation package to these flood victims. Chairman, one more second. The floods damaged as many as 36 bridges and roads in these areas. The government may take immediate measures to reconstruct the infrastructure in these affected regions. Many families are still residing the banks of the flood-ravaged rivers. Hence, I also request the government to kindly install an early warning mechanism in this landslide, earthquake and flood-prone regions so that the people can prevent the damages related to flood to a great extent. Thank you. प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सहित देश में बढ़ते नशे के कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। समझ लीजिए दुनिया भर में नशे की वजह से तकरीबन 2 लाख मौतें हर साल होती है और भारत में पिछले 3 सालों में ड्रग्स का बाजार 455% तक बढ़ गया, जो कि चिंतित करने वाला आंकड़ा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष जी से भी सरकार से भी आग्रह रहेगा कि 193 के तहत बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति को लेके नौजवान आज नशे के अंदर हालात ये हो गए सभापति, हम गांव के अंदर जहां जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो नौजवान बेरोजगार से तंग आके दूसरे मामलों से नशे की ऐसी 1 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 2.1% लोग गैर कानूनी नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें मिजोरम में पहले, पंजाब दूसरे, दिल्ली तीसरे नंबर पर। 44% ड्रग एडिक्ट नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से 25% को इलाज मिल पाता है। मेडिकल स्टोर से नशीली दवाएं ले लेते हैं, उनसे नशा करते हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि मेडिकल स्टोर पे ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बने कि अगर उस मेडिकल स्टोर पे नशीली दवाएं एक मिनट साहब समाप्त करो, 1 मिनट साहब, हम रात को 1-1 बजे तक बैठने वाले लोग, आधा मिनट लास्ट। मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे मेडिकल स्टोर पे जहां नशीली दवाएं बेची जाए वहां के संबंधित अफसर को भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देश में ड्रग्स का बढ़ता कल्चर गंभीर समस्या बन सकता है। कोकीन, अफीम, डेड्राइट, इसमें एक एमडी और नशीली दवाओं का इस तरह का नशा करने वाले युवाओं की मानसिक स्थिति बिगड़ जा रही है। समझ महोदय, मैं मेरी बात तो समाप्त कर दूं, जल्दी करिए। मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे, क्योंकि नौजवान देश की रीढ़ है। अगर ये नशे की प्रवृत्ति से कमजोर हो गया तो देश कैसे बढ़ेगा? इसलिए नशे को रोका जाए, कठोर कानून बनाए इस मामले के अंदर। धन्यवाद सभापति साहब, आपने टाइम दिया। सर, ये सारे ही पंजाब के लिए बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट मुद्दा है सर। जो पहले एमपीज ने भी बात की सर, हमारे जब पंजाब, पहले तो जॉइंट पंजाब था, उसके बाद सर जब ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया
1996 में, तो एक रूल था 1975, उसे 23 फरवरी 2022 को सर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिसमें पंजाब का जो हिस्सा था सारे डैम में सर भाखड़ा नंगल कौन नहीं जानता, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कैरों साहब ने, और दुनिया में वो मशहूर डैम है सर। वहां पे क्या था, जो रेशो थी पहले वो पंजाब की 58%, सर हरियाणा की 42%, ये बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो वहां पे सर जो मेंबर पावर, जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजली करनी है भी किस स्टेट को कितनी जाएगी, वो मेंबर पावर जो पंजाब का लगता था, इरिगेशन भी पानी कहां कितना जाएगा, वो हरियाणा का लगता था। उसके बाद में सभापति साहब एक मिनट, उसके बाद में चेंज लाके चंडीगढ़, हिमाचल और राजस्थान को भी ये पानी दिया गया, बहुत अच्छी बात है। और अब लेकिन क्या किया सर, बहुत ही मतलब ये एक गलत मैसेज आएगा पंजाब में। पहले आपको पता है कितना किसान बड़ा एजुकेशन खड़ा, एक सेकंड, किसान एजुकेशन खड़ा हो गया, एक मन में उनके भाव आता है भी क्यों दिल्ली हमारे साथ ये कर रहा है। तो इसके लिए सर अब जो वहां मेंबर लगेगा वो सिर्फ जहां तो हाइड्रो ऑर्गेनाइजेशन से लगेगा या एनएचपीसी से लगेगा। सर इसे जल्दी से जल्दी पावर मिनिस्टर को वापस लेना चाहिए भी, पंजाबियों को और पंजाब को ये ना लगे। सर आखिरी पॉइंट एक सर, और जो चंडीगढ़ है सर, वहां पे 60-40 की रेशो थी, जो ऑफिसर थे सर वो पंजाब से 60% थे, 40 जाते थे हरियाणा से। अब सर दिल्ली केडर, दैनिश केडर से सारे ऑफिसर वहां जाने लग गए, वहां भी पंजाब का हिस्सा मार दिया। सर ये सभापति साहब ना होने दीजिए पंजाब से, ये बहुत महंगा पड़ेगा अगर ये बात होगी। सभापति जी समझिए सर, मेरे थैंक यू सभापति साहब। जो संपूर्ण क्षेत्र डार्क जोन में आता है, पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है और आने वाली गर्मी के सीजन में राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान की सरकार पेयजल और जल जीवन मिशन के कार्यों को संपूर्ण करने में शिथिलता बरत रही है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। आज मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर भी 10 दिन में एक बार पानी आता है और वो भी आधा घंटे के लिए आता है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से आने वाले संकट को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार को पाबंद किया जाए कि पेयजल की संपूर्ण व्यवस्था पूरे दौसा संसदीय क्षेत्र में की जाए। अब्दुल खालिक जी। सभापति महोदय, पहले आपको और सदन के सारे सदस्य को होली का मुबारकबाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 100 सैनिक स्कूल का प्रपोजल मांगा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि असम सरकार ने कोई प्रपोजल नहीं भेजी। सभापति महोदय, बरपेटा एक पिछड़े जिला है जहां से मैं आते हूं, और यहां से देश के 5वां राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ये सदन का 2 दफा सदस्य रहे। ये पिछड़े जिला है, आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी को आग्रह करता हूं, बरपेटा जैसे पिछड़े जिले में एक सैनिक स्कूल हो, यही मेरा गुजारिश है। धन्यवाद। श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अभी जो एक कश्मीर फाइल्स करके जो फिल्म आई है, उस पर देश के कई प्रांतों ने उस पर सभापति महोदय उस पर टैक्स फ्री किया उसको। अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय हेमा मालिनी जी ने भी बात उठाई कि हमारे जो कलाकार हैं कोविड के दौरान उनके साथ बड़े दिक्कतें हुई, उनको अपने घर वापस आना पड़ा। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि जितने भी ऐसे कलाकार जो कोरोना के समय में जो वहां से उनको छोड़ना पड़ा, और आज वर्तमान में जो इस कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद जैसे लोग दोबारा पिक्चर हॉल में जब जाना शुरू हुए हैं, मेरा सरकार के से निवेदन है कि जितने भी कलाकार ऐसे हैं उनको प्रमोशन मिले, उनको आगे काम मिले। और मुझे पूरा विश्वास इस बात के लिए होता है कि सरकार इस बात पर सभी टैक्स फ्री फिल्में पहले से घोषित करे जो ऐतिहासिक सत्यता को उजागर करने का काम करेंगी। सभापति महोदय, मैं आधा मिनट समय लूंगा। मेरा भाव अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। मेरा भाव यह है कि जो ऐतिहासिक जो हमारी सत्यता है उसको पुरानी सरकारों ने जो छुपाने का काम किया और जो उजागर नहीं हो पाई, कश्मीर की सत्यता नहीं लोग जान पाए, इमरजेंसी की सत्यता नहीं जान पाए, और देश में आजादी के बाद जो बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान से जो लोग यहां आए वो नहीं जान पाए। पहले से भारत सरकार और राज्य सरकारें ये टैक्स फ्री करने की घोषणा करें, ताकि क्योंकि फिल्मों बनाने में बहुत खर्च आता है, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया में अपना बॉलीवुड
अपना पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, सेंथिल वो कुमार जी। उससे ये लाभ होगा कि कलाकारों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे भारतीय संस्कृति के संवाहक जो हमारी नौजवान पीढ़ी। Vanakkam, Chairperson. In the railway IRTC booking portal, in the drop-down list, there's a word called Divyang instead of the word physically challenged. Sir, it is a Sanskrit word, and factually only 14,000 people speak this Sanskrit language. Is it right upon the government to use a Sanskrit language which only a few people know? Hence, I request through you, sir, through the railway minister, to direct the railway officials to change that Divyang Sanskrit word into English physically challenged, or to include all these scheduled languages in the railway portal. Thank you, sir. श्री मलूक नागर जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। कल पिछले दिन मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन था, जिन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो उनको भारत रत्न की मैं मांग करता हूं। और मेरठ में हस्तिनापुर, मुजफ्फरनगर में सुकुरताल और बिजनौर में विदुर कुटी, उन ऐतिहासिक जगहों का पर्यटन विभाग के द्वारा वहां उसका विकसित करा जाए, जिससे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। और मेरी लोकसभा से संबंधित मेरठ से मवाना तक, मवाना से किठौड़ तक, और मवाना से मीरापुर तक, और मीरापुर से बिजनौर तक, बिजनौर से चांदपुर तक, और मीरापुर से पुरकाजी तक सड़क पूरी टूटी हुई है। जाने वाले लोगों को, चाहे कोई हरिद्वार जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, बहुत दिक्कतें होती हैं, उन्हें तुरंत रिपेयर कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शिरोमणि वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी तरफ से देशवासियों की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभापति महोदय, श्रावस्ती जनपद लोकसभा हमारा 2 जनपदों का क्षेत्र है और नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और वहां के किसानों के सिंचाई के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं कई बार सदन में बोलने का काम किया। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से मांग करता हूं कि किसानों की फसलों को पैदा करने के लिए कम से कम नलकूपों की व्यवस्था कराई जाए। साथ साथ वहां पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते स्वच्छ जल जो पीने के लिए हमारे वहां के, चाहे वो भिनगा क्षेत्र हो, चाहे वो गैसड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो तुलसीपुर क्षेत्र हो, वहां पीने की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि कम से कम हमारे जनपद में पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था शासन के माध्यम से कराई जाए। श्री धन्यवाद। पी रामुलू जी। Thank you, sir. My Narkal parliamentary constituency in Telangana state is one of the very backward region in the country. The newly created district, namely Nagarkarnool, Jogulamba, Gadwal and Vanapatti, fall under my Narkal parliamentary constituency. The literacy rate is the place very low. In this context, I am constrained to bring to the kind notice of Union Minister of Education that not a single Kendriya Vidyalaya school is established here till now, as a result of which the students of this region are forced to study in private schools, which is very expensive process for the poor parents of this region, as most of them belongs to farmers, workers, labor. Opening of each Kendriya Vidyalayam school at each district of the opening of each Kendriya Vidyalayam school, each district of Narkarnool, Joglamba, Gadwala district. I would therefore earnestly request the Union Minister of Education through you that Kendriya Vidyalayas each at Narkarnool, Joglamba, Gadwal and Vanapatti district, created district in Narkarnool parliamentary constituency may kindly be sanctioned in interest of the student. Your point, please. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं।
किसानों की फसल योजना का लाभ सही तरीके से किसानों को अभी मिल नहीं रहा है। बैंक और बीमा कंपनियों द्वारा गलत डाटा अपलोड करने के कारण बहुत से किसानों को प्रीमियम जमा कराने के बाद भी नुकसान के हर्जाने के रूप में मिलने वाला लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। वर्ष 2019 से लेकर 2020 तक किसान इस योजना से वंचित भी रह गए हैं। जिला हनुमानगढ़ में और श्री गंगानगर में, पीलीबंगा में, सूरतगढ़ में, श्री करणपुर में बहुत से किसान जो नहरी क्षेत्र और बिरानी क्षेत्र है इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा गलत अंकित किया गया, जिसके कारण स्थानीय किसान बीमा के क्लेम से वंचित रह गए और पात्र होने के बावजूद भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। ऐसे में मैं केंद्र सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश में राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा किसानों की बुआई प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र जमा करवाने में असमर्थ है। ऐसे में यहाँ के किसान पात्र होने के बावजूद भी इस योजना का लाभ नहीं ले रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इन योजनाओं का, फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को सही तरीके से मिले। श्री M.K. विष्णु प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Chairperson. In my Arani Parliament constituency, the two railway projects are being stalled for almost 10 years. Dindivanam Nagari and Dindivanam Thiruvannamalai. So for 10 years, this project is not started. So I urge upon the union government to expedite the process. And there is a Kooteripattu junction and Vadamadi Mangalam junction. The trains have been stopped earlier. So we request again, but the stoppage is not taking place nowadays. So the public are suffering a lot. So we request the trains to be stopped at Kooteripattu junction and Vadamadi Mangalam junction. Last but not the least, I need the bank branches in Mansurabad and Vadamandi Mangalam. People ask, in 0 hour, you are asking 11th time all these requests, whether it's 0 action or 0 hour. I said, this government will definitely look into this seriously, and so I take this opportunity for the union government to expedite the entire process. Thank you very much. शून्य प्रहर समाप्त हुआ।